प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पार्लियामेंट में पीटीआई का एक और यू टर्न। पार्लिमानी लीडर के लिए उमर अयूब फारिग, जैन कुरैशी को नामजद कर दिया गया। दूसरी जानिब पीटीआई अपना जो मौक़िफ़ है वो साबित करने में नाकाम। पेशावर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम न किया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरखास्तें खारिज। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। हाईकोर्ट फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली पंजाब में कौन बनेगा अपोजिशन लीडर, नई बहस जो है वो छिड़ गई है। इसके अलावा बात करेंगे सेनेट ज़िमनी इंतखाबात। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी दोबारा सेनेटर मुंतखब। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी 4, नून लीग JUIF एक एक सेनेटर बनवाने में कामयाब। गिलानी की एंट्री के बाद कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट, गिलानी या काकड़? सियासी खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा बात करेंगे नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को वजारत संभालते ही बड़े चैलेंजेस का सामना। IMF और मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए अवाम ने उम्मीदें बांध ली। माशी महाज के अलावा सियासी महाज भी खुल गया। तनकीद शुरू, क्या डार औरंगजेब को खजाना महाज पर कामयाब होने देंगे? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में क्लास साहब आमिर डोगर साहब। वैसे डिस्कशन से शुरू करेंगे बट स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो पेशावर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच था और जहां से एक तासुर है कि हमेशा पीटीआई को रिलीफ मिलता है। हमारे साथ आमिर डोगर साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर डोगर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा आमिर डोगर साहब, बात करेंगे आज पीटीआई को एक और शॉक लगा है। पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो रिलीफ नहीं मिल सका और एक इंप्रेशन ये तासुर ये है कि आपको यहाँ से रिलीफ मिल जाता है। लार्जर बेंच ने जो आपकी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरखास्तें थी वो खारिज कर दी हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी बहुत अनफॉर्चुनेट है। जिस तरह की आप जानते हैं कि ये सब कुछ किया इसलिए जा रहा है कि आगे सेनेट की नशिस्तें हैं और सेनेट में भी चारों सूबों में हुक्मरान और उनके पीछे जो मजबूत ताकतवर हल्के हैं वो चाहते हैं कि विजिबल मार्जिन के साथ सेनेट भी बन जाए और उनके मन मानी के रिजल्ट उनको मिल जाएं। तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमारा केस बड़ा लीगली मजबूत था कि हमें पेशावर से रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमें रिलीफ ना मिल सका। और हमें उसी दिन समझ आ गई थी जब अभी इलेक्शन कमीशन में ये केस जेर समात था और जब ये तमाम सियासी पार्टियां अपना अपना हिस्सा बदर बांट की तरह जैसे हो रही है लेने के लिए ECP पहुंच गए थे, हमें उस दिन समझ आ गई थी कि ये खुसूसी नशिस्तें हमें नहीं मिलनी। आल्दो ये हमारी सीटों के अगेंस्ट ये अपना कोटा कंज्यूम कर चुके हैं, ये एक्स्ट्रा कोटा हमारी सीटों के ऊपर ले रहे हैं और कानून और आइन में वाज़ेह है। हमें उसी वक्त पता चल गया था जब हमसे बल्ला ले लिया गया था कि हमें ये आगे चल के ना सिर्फ 8 फरवरी को नताइज मनमाने अपने ये लेकर आएंगे बल्कि ये हमें इसी तरह रखेंगे और खसूसी नशिस्तों से भी हमें महरूम रखेंगे। और आज भी वो सियासी इंतकाम और बदतरीन फस्तायत और सियासी इंतकाम का सिलसिला जारी है कि आज भी N81 से बिलाल इजाज हमारे जीते हुए उम्मीदवार जिसको ट्रिब्यूनल को बने हुए आज 1.25 महीना हो गया और RO अब किसी सूरत में भी रिकाउंटिंग नहीं कर सकता और आज उनको हरा दिया गया। कल हमारी MPA की एक सीट जड़ावाला डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से हरा दी गई। कल एक और शेखपुरा के हमारे MNA का रिकाउंटिंग की कल की एक नोटिफिकेशन डाला है। और बड़ी मजे की बात और ज्यादती की इंतहा है कि वहां उस सारे प्रोसेस में जो कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं बिठाया जाता, पुलिस उनको करीब करीब फड़कने ही नहीं देती, ना उनके वकला को ना उनको। इवन हत्ता के उस बैलेट पेपर पे इनके अलावा जो गवर्नमेंट के उम्मीदवारों के अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार भी होते हैं ना, कहीं 5 कहीं 10 15 20, उनमें से भी किसी की जरूरत नहीं है कि वो उस RO के ऑफिस में उस जो रिकाउंटिंग हो रही है उसका हिस्सा बन सके। आज गुजरांवाला में सारा दिन उन्होंने यही किया, ना बिलाल इजाज साहब को एक्सेस दी ना उनके वकला को एक्सेस दी। 3-4 कैंडिडेट ऐसे थे जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इस हल्के में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनको भी हिस्सा नहीं दिया। यानी कि वो जिसको कहते हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे और सब कुछ अपना। और वो जाहिर है जब रिकाउंटिंग इस माहौल में वो करते हैं उससे पहले वो फाइल का पेट भर लेते हैं, डबल स्टैंपिंग कर लेते हैं, ये सारा एक प्रोसेस करके और उन्होंने खाना पूरी करनी होती है। वो जो 18 से 20 सीटों की तलवार जो हम पर लटक रही है, जो हम पिछले 1 महीने से कह रहे थे कि हम इस आग के दरिया को अबूर करके अगर असेंबली में 92-93 आ भी गए हैं
तो इनमें से भी इनका टारगेट है कि 18-20 सीटें और ले लेंगे। और इस तरह पंजाब की ऑलमोस्ट 2/3 तो इनकी बन गई है, लेकिन अभी भी परेशान है। इमरान खान इनकी आवाज पे सवार है और अंदर से खोखले हैं, और इनको पता है कि ये मैंडेट इनका नहीं है, और ये डाकुओं पे डाके मारे जा रहे हैं और ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। आमिर डोगर साहब, बड़ी आपने डिटेल से अपनी जो आपके ग्रीवेंसेज और कंसर्न्स हैं वो बताए हैं, लेकिन अब वे फॉरवर्ड क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और आपको उम्मीद है वहां से? सुप्रीम कोर्ट भी आपके सामने ही है। जो हालात हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो चीफ जस्टिस साहब का ने अपना माइंड सेट दिया हुआ है, तो हर तरफ दीवारें ही दीवारें हैं, लेकिन अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह अल हक है। सारी दीवारें अबूर करते हुए हम पहुंच रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। वरना ये तो इनका तो जो हालात 8 फरवरी को और उससे पहले इन्होंने हमारे लिए किए हुए थे, वो इम्पॉसिबल था कि हम इलेक्शन में ही लड़ते। लेकिन इलेक्शन में लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बच्चा जानता है, खैबर से कराची तक सबसे ज्यादा वोट इमरान खान के नजरिए को पड़े और उन आजाद उम्मीदवारों को पड़े जिनके निशान भी लोगों ने बड़ी मुश्किल से याद किए। कौम का एक हाफजे का इम्तिहान भी था। और उसके बाद आज दिन तक जो हो रहा है, इसकी मिसाल पाकिस्तान में कभी नहीं मिली। हाँ, मैं चाहता हूँ, मुझे कोई इसमें शक नहीं, 18 में भी कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा किसी के लिए, 13 में भी हुआ होगा किसी के लिए, 8 में भी हुआ होगा, और ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। लेकिन अब हो रहा है जो हमारे लिए हो रहा है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पहले ये था, जरूर कोई फेवरेट होता था, कोई फेवरेट नहीं होता था, लेकिन इलेक्शन लड़ने की इजाजत सबको होती थी, सिंबल सबके होते थे, खुफी नशिस्तें सबकी होती थी। इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार ना जेलों में होते थे, ना उनके ऊपर मुकदमात होते थे, ना ऐसा होता था कि वो रैली ना निकाल सके, झंडा ना लहरा सके, कैंपेन ना कर सके, जलसा ना कर सके। ऐसा माहौल कभी भी नहीं था। नहीं, रऊफ क्लासा साहब बैठे हैं। आपने ठीक कहा, आई एग्री विद यू डोगर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले ऐसे मतलब इस लेवल तक चीज़ें नहीं होती। लेकिन आपके नाकदीन आमिर भाई ये भी कहते हैं कि नहीं मतलब 9 मई भी किसी ने नहीं किया था, वो भी आपकी पार्टी का कहते हैं कि वो भी सिर्फ पीटीआई ने किया, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू। डू यू थिंक कि 9 मई है वो एक बेसिक डिफरेंस है माजी की सख्तियों में और अब की जो आपके साथ जो कुछ हो रहा है? हाँ, यकीनन यकीनन 9 मई को कभी कोई भी बंदा इस तरह से तोड़ फोड़ हुई है, हमने भी कई दफा कहा है कि उसके जो जिम्मेदारान हैं उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसका एक पूरी पार्टी को, एक पूरी कौम को, पूरे मुल्क को अगर आपने जमहूरी सिस्टम को रखना है और उसको बचाना है, उस 9 मई को आपने क्लब कर दिया 8 फरवरी के साथ। 9 मई हो गया, 9 मई के बाद 8 फरवरी में कौम भाई 7-8 महीने थे, और सैकड़ों हजारों कारकुन जेलों में थे, जेलों में हैं, आज भी खवातीन है। तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब खुदा का नाम ले, अगर इस मुल्क को आगे चलाना है, इस मुल्क की मैशत को बेहतर करना है, मुल्क खोखला हो चुका है, आईएमएफ की तलवार आपके ऊपर लटक रही है, पोलराइजेशन बढ़ गई है, तो मुझे समझ नहीं आता। आमिर भाई एक और भी कहते हैं, आप अच्छी बातें कर रहे हैं, आप उनमें से हैं, मस है जो सेनर एलिमेंट्स हैं पीटीआई के अंदर, जो कुछ लोग हैं जो सेन बात भी करते हैं, बड़ी बैलेंस और अच्छी बात करते हैं, यू आर वन ऑफ देम। लेकिन बाद लोग ये भी कहते हैं कि जो कि मामला थोड़े से सेट होने लगते हैं तो पीटीआई के अगर चेयरमैन, बानी चेयरमैन जो इमरान खान साहब, वो कभी आईएमएफ को लेटर लिख देते हैं, कभी वो अगेन आके एक तरफ दोबारा कह देते हैं कि श्रीलंका वाले हालात बनते देख रहा हूँ, फिर कभी वो यहाँ पर आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम लग जाता है, जिसकी डिनाई तो की गई है। लेकिन बहुत सारे अकाउंट्स हैं आपके जो अब आपकी पार्टी के लोग हैं, हमदर्द हैं, कि G+ स्टेटस के लिए लेटर लिखे जा रहे हैं कि $1 बिलियन की टैक्सेशन ड्यूटीज़ पाकिस्तान से विड्रॉ की जाएँ। तो अब समझते नहीं है कि फिर वो टिट फॉर टैट जो चल रही है तो वो आपके नुकसान में जाती है, कि कहीं ना कहीं पे कोई ब्रेक लगनी चाहिए, जो वो ब्रेक नहीं लग रही, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लग रही है ना आपकी तरफ से लग रही है। सो दोनों लड़े ही जा रहे हैं मुसलसल। सर यकीनन यकीनन रऊफ भाई, ब्रेक लगनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। G+ वाला लेटर हमने उसको डिनाई किया, वो हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं लिखा गया जी। और दूसरा, जो पिछले 5-7 दिन से कुछ इवेंट्स हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अपना माइंडसेट दे दिया, जो हमारा पुरअमन एहतजाज था पंजाब में, आपने खुद अपने शो में सबने मनाजिर दिखाए, वो शर्मनाक था। तो 2 दिन से 2 किलोमीटर के अहाते को, पूरे अडियाला जेल और उसकी आबादियों को जो खौफ और हरास में मुब्तला किया हुआ है, वहाँ कर्फ्यू लगाया हुआ है। मीडिया की वैकने भी 2 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकती। सिर्फ इमरान खान के साथ 5,000 कैदी जो दूसरे हैं उनको भी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है कि कोई मुलाकात नहीं कर सकता। ऐसे पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं हुआ। बड़ी से बड़े जंगी कैदी भी, बड़े से बड़े खतरनाक कैदी भी
नहीं जब आमिर वो भाई, आपको जस्टिस जेल याद में होगा, गए। सॉरी फॉर कटिंग यू, आपको याद होगा इमरान खान साहब खुद भी कंफर्टेबल नहीं थे इधर अडियाला जेल में जब उनको लाया गया, और आपकी पार्टी ने वहाँ पिटीशन की थी। वो तो अटक जेल में बड़े वो कंफर्टेबल थे खान साहब, उन्होंने खुद भी कहा यहाँ हाँ पे आने के बाद तकलीफ हुई, तो जी। उनको तो अडियाला में तो आपकी पार्टी ले आई थी, खान साहब भी हक में नहीं थे, हुकूमत भी हक में नहीं थी। नहीं नहीं वो तो बकायदा हाई नहीं, कोर्ट से वो तो फैसला करा ठीक के है। लाए थे सर आप। तो ठीक है, जब अडियाला में वो आ गए, उसमें अब कई महीने हो गए, वो बात पुरानी हो गई। अब तो जो बंदा आ गया, जेल मैनुअल भी कहता है कि उसका बुनियादी हक है उसको उसके वकील मिले, उसको फैमिली डे पे फैमिली मिले। एक ऐसा खुद साख्ता, जिसको कहते हैं खुद सारे प्लान खुद करके एक नोटिफिकेशन कर दिया गया कि जिसकी वजह बुनियादी यही है कि उनको पॉलिटिकल एक्सेस ना दी जाए, सेनेट के उम्मीदवारों पे वो फैसला ना कर सकें, बाकी फैसले ना कर सकें। जिस तरह के एसआईसी का फैसला, एमडब्ल्यूएम का फैसला भी इसलिए हुआ ना कि लीडरशिप के साथ गैप है, मुलाकात हो नहीं सकती। तो अच्छा, ऐसे आपने में जो भी सेनेट की बड़ी फैसले इंपॉर्टेंट किए। बात की आमिर भाई, अब सेनेट से पूछते जाएं सवाल। तो ये फैसला जो है कि सेनेट की टिकटों की जो सामने आई है कि जुल्फी बुखारी साहब को दे रहे हैं, हामिद खान साहब को दे रहे हैं, यास्मीन राशिद साहबा के नाम आ रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि उमर सरफराज, ये होगा चीमा साहब जो साबिक गवर्नर पंजाब थे, वो बेचारे बड़ी तकलीफ में हैं, बड़ी मुश्किल में हैं। तो बहुत सारे आपकी पार्टी के लोगों को मैं देख रहा था वहाँ सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने कहा ना हामिद खान साहब भी वेट कर सकते थे, अगर अगेन अच्छे बंदे, मैं ये नहीं कह रहा, इवन जुल्फी बुखारी साहब लंदन बैठे हुए कंफर्टेबल हैं, वो भी वेट कर सकते थे। जो लोग आपके जेलों में हैं, तो जैसे यास्मीन राशिद साहबा को उन्होंने अकामोडेट किया है, तो उनकी जगह तो चीमा साहब या दीगर कोई जो एक दो लोग हैं उनको अकामोडेट किया जा सकता था। तो यहाँ पे जुल्फी बुखारी साहब और हामिद खान साहब का जो नाम आया है, ये कैसे आया सर? यकीनन मैं आपकी बात को सपोर्ट करूंगा। जुल्फी बुखारी साहब का भी अपना एक मकाम है पार्टी के लिए, तो उन्होंने वो भी अभी तक जलावतनी काट रहे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन जो स्ट्रगल इस टाइम उमर सरफराज चीमा साहब की है, ये बात आज कोर कमेटी में अली मोहम्मद खान साहब ने और हमने बाकी दोस्तों ने भी कही है। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। इसलिए फिर खातून के नाम सीट के ऊपर यास्मीन राशिद साहिबा का नाम है। और साथ ये बात जो आप 9 मई से आपने कही थी कि ये कोई ऐसी मिसाल भी 70 सालों में नहीं हुई होगी कि इतनी बड़ी तादाद में आज दिन तक, जो तकरीबन 1 साल होने को है, खवातीन जेलों में है, मुकदमे उनकी जमानतों के लगाए नहीं जाते, जल्द या छुट्टी पर चले जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं, अदालतें खाली हैं। इतनी बड़ा सियासी इंतकाम का निशाना अगर अयूब खान के दौर से आप शुरू कर लें और आज दिन तक कभी खवातीन को या कभी जो चीजें, एक पूरी लंबी डिटेल है, आप अच्छा सब आमिर भाई, जानते आप नहीं, हैं, ऐसा बिल्कुल आप कभी पहले भी नहीं हुआ। बात करते रहे। आज आप खड़े थे असद कैसर साहब के साथ, वो मैं क्लिप देख रहा था वहाँ पर। असद कैसर साहब यूजुअली तौर पर, मेरी रीडिंग है उनके बारे में, धीमे मिजाज के बंदे हैं, वो भी समझदारी की बात करते हैं। जैसे आप जैसे कुछ चंद लोग हैं जिनकी पीटीआई में सुनी जाती है, जो बड़ी मतलब अच्छी बात करते हैं। असद कैसर साहब भी उन्हीं में से हैं, बड़ा अच्छा हाउस चलाया उन्होंने, मुश्किल था हाउस चलाना, लेकिन आज वो उन्होंने अपना टेम्पर लूज किया है, बस्ट किया है, बड़ी उन्होंने सख्त बात। मैंने तो कभी असद कैसर साहब के मुंह से इतने 5 साल में कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं सुनी। वो तो फिर लगता है 9 मई से भी कोई 9 मई प्लस के मूड में थे कि हम लड़ेंगे, मुजाहमत करेंगे, झगड़ा करेंगे, फिर ऐसे है तो ऐसे ऐसे ही। आप भी साथ खड़े थे, लग नहीं रहा था कि आप उनके हाँ मिला रहे हैं। तो उनको इतना गुस्सा क्यों आया, क्या वजह थी? आप तो उनके साथ ही खड़े थे सर, व्हाट वर द रीजंस? रोब इसकी वजह यह है कि अब बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आज मैं प्रोग्राम में ना कह सकूं, ऑफ दी लाइन आपसे डिस्कस कर लूंगा। असद कैसर साहब को पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए, और मैं उस कमेटी में उनके साथ हूँ, हमें मुकर्रर किया गया कि आप पॉलिटिकल एंगेजमेंट कर लें, और हमारी कुछ पॉलिटिकल एंगेजमेंट हुई भी है। जब हम पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए बैठते हैं, वहां बात कुछ और होती है, प्रैक्टिकल कुछ बात और होती है। मिसाल के तौर पे जो आज बिलाल इजाज के हल्के में जो किया गया, जिसके ऊपर बिलाल इजाज हमारे राइट साइड पर खड़ा हुआ था, और वो रिएक्शन वही था। कल हमारी जो सीट हराई गई, जब हम एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट में कल अली अमीन गंडापुर साहब चले गए और एक अच्छी फिजा बनी मफाहमत की, लेकिन आप साथ के साथ आपने तलवार भी उठाई हुई है। एक तरफ आप कहते हैं आप हाथ भी मिलाए और दूसरी तरफ आपने तलवार भी उठाई है, और रोजाना एक गर्दन भी आपको उतार रहे हैं। तो ऐसे माहौल में तो आप सिर्फ जिसको कहते हैं ना मुनाफकत कर रहे हैं ना, मुफाहमत तो नहीं है ना। तो ये वो एक रिएक्शन था। जो कुछ मुलाकातें 5-6 दिनों में असद कैसर की कुछ हुई, मेरा भी उनमें साथ शामिल था, और लेकिन फिर लगा ये कि अभी तक जिनके साथ मुलाकातें हुई हैं या हो रही हैं, उनके पास भी खुद मैंडेट नहीं है। नहीं, ये और हुकूमत के आप सब लोग जानते हैं हैं आमिर भाई, हुकूमत के लोग हैं जिनसे मुलाकातें आपकी असद कैसर साहब की हो रही है, मतलब शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के या उनकी पार्टी के लोग हैं,
या कोई उनके एजेंसीज के लोग हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकातें हो रही हैं? नहीं सर, ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। राइट। उसमें डेफिनेटली पार्लियामेंट में बैठी हुई जमातें हैं जो हुकूमत की साइड पर भी बैठी हैं, कुछ ऐसी जमातें हैं जो हुकूमत के बेंचों पर भी बैठी हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मकसद है कि जब हमने पॉलिटिकल एंगेजमेंट करना है और बेसिक 2-3-4 बड़े इश्यूज है, जिनमें बड़ा इशू हमारा ये है कि हमारी मेन जो बेस लाइन है कि हमारा जो मैंडेट है उसके ऊपर कोई निथारा होना चाहिए, उस पर कोई मुंसफी होनी चाहिए, कोई कमीशन बनना चाहिए। फॉर्म 45 और 47 में जो एक वादे तजाद है उसका कोई हल निकलना चाहिए। तो गुफ्तगू में तो सारा कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें पंजाब में जो कुछ हो रहा है। अच्छा आमिर भाई, आज एक और डेवलपमेंट हुई है। आमिर भाई, आपके मैं आपका ये फ़ायदा उठा लूँ, एक आध सवाल जो है अगेन, इमरान खान साहब ने कहा था उमर अयूब साहब जो है हमारे अपोजिशन लीडर होंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर की उसके लिए भी उन्होंने नॉमिनेट किया, इलेक्शन के लिए किया। ऑल ऑफ सडन आज कहा गया कि जैन कुरैशी साहब जो हैं उनको बनाया दिया गया। मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग? अगेन उमर के क्रेडेंशियल जो हैं वो वीक थे और जैन कुरैशी साहब के ज़्यादा स्ट्रांग थे। चेंज कैसे हुई सर? नहीं, अपोजिशन लीडर और पार्लियामेंट्री लीडर दो अलग पोस्टें होती हैं। ओके, चीफ व्हिप पार्लियामानी लीडर ने कहा है, ये पार्लियामानी लीडर है जो आपकी पार्टी को हेड करेंगे, जो आपकी पार्टी को वहां पे हेड करेंगे, वो उमर अयूब होंगे। इस तरह आसिफ साहब पार्लियामानी लीडर है, कायदे ईवान है शहबाज शरीफ साहब जी, और चीफ व्हिप उनके बन गए डॉक्टर तारिक साहब। इसी तरह अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब होंगे, पार्लियामानी लीडर जैन साहब होंगे, चीफ व्हिप मैं हूँ और मजीद भी कुछ और पार्लियामेंट के हवाले वो कौन है सर? उसके बाद साहिबजादा हामिद साहब क्या होंगे सर, जो सुन्नी काउंसिल इत्तेहाद के? ठीक है, अब हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है, वो चेयरमैन SIC के चेयरमैन, वो हमारे चेयरमैन है SIC के। दूसरा बैरिस्टर गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। राइट सर। अच्छा सर जी, लास्टली यूसुफ गिलानी साहब आज 204 वोट लेकर कामयाब हुए, सेनेटर बने इस्लामाबाद से। आपका बड़ा उनसे ज़ाती तल्लुक़ रहा है, मुल्तान से हैं दोनों, मुझे पता है, पीपल्स पार्टी में भी इकट्ठे रहे, ज़ाती तौर पर बड़ा अच्छा तल्लुक़ है आपका, सारा कुछ रहा है। तो आज आपने गिलानी साहब ने कोई आपसे वोट मांगा था तो आपने उनको वोट डाला है या अपनी पार्टी के मुताबिक आपने वोट डाले? को गिलानी साहब को फेवर किया आपने इन द नेम ऑफ ओल्ड डेज? मेरी जो पोजीशन है, मैं पार्टी का चीफ व्हिप हूँ, मेरा तो खुद ये काम है कि मैंने सारी सब प्रोसेस को कंडक्ट करवाना है जी। और मैं कैसे 19 फिक्स हो सकता हूँ, एक बात। दूसरी बात ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास जितने वोट हैं वो वोट इतने थे कि वो बड़ा कंफर्टेबल, आपने देखा वो सेनेटर बना। अगर ना कंफर्टेबल होते तो वोट डाल देते फिर आप? अगर मतलब टाइट मैच होता तो आप डोगर भाई फिर अपने पुराने दोस्त को, मुल्तानी को वोट डालते फिर? मैं तो अपने उम्मीदवार को ही डालता और अपने ही उम्मीदवार के साथ ही हम तो खड़े हैं। पार्टी के साथ मेरी जो एक पोजीशन है सीनियर लीडरशिप का और लॉयल्टी का, तो मेरा ख्याल है कि इस ऐसी नौबत उनको आनी नहीं थी। उन्होंने वोट मांगा आपसे? ट्रैफिक नहीं, गिलानी साहब ने आपसे वोट मांगा या नहीं मांगा? हाँ, ना उन्होंने हमसे वोट मांगा और ना उन्होंने किसी ने कहा। और मैं बता रहा हूँ कि उसकी नौबत ही नहीं आनी थी। 202 वोट उनके पास है, 92-93 वोट हमारे पास है और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वोटर्स को, जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम, आज तक वो वोट हमारे 100% पूरे आ रहे हैं। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। ठीक है आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे अजहर जावेद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और उनसे बात करेंगे उनके एक ट्वीट के हवाले से। उन्होंने क्रिटिसिज्म किया मोहम्मद औरंगजेब पर, थोड़ा सा बैकग्राउंड पूछेंगे, उनका आर्ग्यूमेंट क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।